अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉग एड एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि 10 to 12 डेज़ के अंदर लॉग एड कंडक्ट होने जा रही है। अब लॉग एड का जो सिलेबस है वो टोटली चेंज हो गया है। किस तरीके से चेंज हो गया है? क्योंकि प्रीवियसली जब हम 2022 की बात करें या फिर जो है रिसेंटली जितने भी हमारे पास पेपर हुए 2023 के अंदर, तो प्रीवियसली जितने भी पेपर हुए उसके अंदर 50% आपका था कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, और 50% था आपका बेयर एक्ट बेस। अब रिसेंटली क्या है कि जितने भी पास पेपर्स उठा के देख लें, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। किस वजह से नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि लॉ गेट का जो पैटर्न है वो बेस करता है किस पे? बेयर एक्ट पे। आपको 50 to 70% ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे लॉ गेट के, जैसा कि आपको लगेगा कि ये हम जो है एमसीक्यूज का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, हम जो है फिल इन द ब्लैंक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब टोटली आपने किस पर फोकस करना है? बैरेक्स पर। अब जितनी आपने तैयारी करनी थी कर ली, जितना आपने फोकस करना था कर लिया। अब जो क्रैश कोर्स हम अनाउंस करने जा रहे हैं, इस क्रैश कोर्स के अंदर हम किस तरीके से तैयारी करेंगे? हम जो है 1 डे 1 सब्जेक्ट, जैसे कि आज हमने सीपीसी उठाया तो आज हम जो है सीपीसी मुकम्मल करेंगे। 10 डेज है, 10 डेज के अंदर आपके 10 सब्जेक्ट्स कवर हो गए, ठीक है। क्लास की टाइमिंग क्या होगी? क्लास की टाइमिंग आपकी जो है 6 to 8 PM। अब 6 to 8 PM की जो क्लास होगी इसके अंदर 2 घंटे का लेक्चर होगा, और उस 2 घंटे के बाद यानी कि आज हमने सीपीसी क्लियर किया तो कल आपका सीपीसी का टेस्ट होगा, मॉक ग्रैंड मॉक टेस्ट, जिसको हम मॉक टेस्ट बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हमारा सेशन ज्वाइन करे तो ये टेस्ट उसी के लिए अलाउ है। जो सेशन ज्वाइन नहीं करता, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर हो सकता है। अब इसका जो मॉक टेस्ट का पैटर्न है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये टेस्ट मैंने खुद से बनाया और इसके अंदर मैंने ये देखा कि जितने भी टीचर्स जो है मॉक टेस्ट बना रहे थे उसके अंदर क्या था? उसके अंदर अक्सर जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्चुअल भी थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ बैरक को उठाया और उस बैरक के अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उसको मिस कर दिया, जैसे कि आपका HEC करता है हमेशा आपके साथ। खैर, तो हमारी जो है 6 to 8 PM क्लास हो गई और 1 आवर का आपका ये टेस्ट हो गया। 3 आवर्स आपने दे दिए हमें। इससे हट के आप कितने घंटे तैयारी करें? इससे हट के आप 2 to 3 आवर्स, यानी कि ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 6 आवर्स अ डे। एक दिन के अंदर 6 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं तो मोर देन इनफ है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज़ ही हैं हमारे पास। जैसे ही हम जो है ये सारा का सारा सिलेबस 10 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, 10 डेज़ कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? हम एक आपका 1 डे सेशन लेंगे। उस 1 डे सेशन के अंदर क्या होगा? 1 डे सेशन के अंदर आपकी क्लास कंडक्ट की जाएगी जो कि होगी 5 to 6 आवर्स की क्लास होगी, और उसके फ़ौरन ही बाद मतलब आपको ब्रेक मिलेगा कोई 30 to 40 मिनट्स का। उसके बाद आपका एक जो है मॉक टेस्ट लिया जाएगा जो कि कंपोजिट मॉक टेस्ट होगा। कंपोजिट टेस्ट, इस कंपोजिट टेस्ट के अंदर क्या होगा? आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2 आवर्स का, और 2 आवर्स के अंदर आपने 100 MCQ सॉल्व करने हैं। और वो 100 MCQs किस तरीके से होंगे? जैसे कि आपका HEC करता है आपके साथ 20 नंबर, QSO के 20 नंबर, CPC के 10 नंबर, लीगल एथिक्स के 10 नंबर, PPC और 10 नंबर आपके जो है CRPC के, और जो भी आपका सिलेबस है उस बिल्कुल एज इट इज़ आपने ये कंसिडर करना है कि आप जो है HEC का लॉ गेट दे रहे हैं। जैसे आप ये लॉ गेट का ये टेस्ट देंगे जो कि आपका कंपोजिट टेस्ट होगा, कंपोजिट टेस्ट देने के वेरी नेक्स्ट डे आपका लॉ गेट हो जाएगा। अब ये जो हमारा प्लानर है यानी कि 10 डेज़ का प्लानर है, इसको अगर हम फॉलो करें तो हम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं लॉ गेट का। अब ये सेशन कौन ज्वाइन करेगा? ये सेशन सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन करे जो पहले से लॉ के साथ अटैच्ड है या पहले से वो अपनी लॉ गेट की तैयारी करता हुआ आ रहा है।
वो बच्चा ज्वाइन ना करे जो ये कहे कि सर हम जो है प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ें, या फिर सर हमारी जो लॉ है बहुत ही वीक है। अगर वो ऑब्वियसली ये सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए ये जो है फ़ायदेमंद नहीं होने वाला। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल ये है कि इस 10 डेज़ के सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है रिवीजन करेंगे किस्म का। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2-2 घंटे की क्लास है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो कि मिस भी हो जाएंगे, क्योंकि हम एक दिन के अंदर 2 घंटे की क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट ज्वाइन करे जो कि लॉ के साथ अटैच है, जिसने 5 साल की एलएलबी की हुई है, और जो है कंटिन्यूसली लॉ को पढ़ता हुआ आ रहा है रेगुलरली, या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लॉ गेट की तैयारी वो 1 मंथ से करता हुआ आ रहा है, तो वो एटलीस्ट उसको पता होगा कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, और जो है मैं जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अब अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि बैरक क्या होता है, जिनको यही नहीं पता कि बैरक की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से करनी है, तो वो ये सेशन ज्वाइन ना करें, वो कंप्लीट सेशन ज्वाइन करें। ठीक है, इसकी मैं जो है 100% पासिंग गारंटी नहीं देता। इसकी आप ये कह सकते हैं ये एक किस्म का आपका क्रैश कोर्स है, जिसको ज्वाइन करने से आपको एटलीस्ट हाव ना हो जाएगी, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा किस तरीके से आपने लॉ गेट क्लियर करना है। अंडरस्टैंड? अब जो हमारा आज का, अगर हम आज के लेक्चर की तरफ चलें, तो सबसे पहले हमने अब क्या कर दिया, प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स आप मेरे देख लें उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल में पढ़ाता था, लेकिन अब आपको सिर्फ उसे बैरक से ही पढ़ाऊंगा, और बैरक से पढ़ाने के साथ साथ बैरक के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको भी हम फोकस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत गो थ्रू कर देंगे। अब जैसे हम आए सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले आपको ये याद हो कि इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं। इसके अंदर 159 सेक्शंस हैं, और ऑर्डर्स कितने, 52 इसके ऑर्डर्स हैं। ठीक है, 52 इसके ऑर्डर्स हैं, और 158 थे, और 1 जो है एक सेक्शन इसके अंदर जो है अमेंड कर दिया गया, तो फिर इस 159 इसके सेक्शंस हो गए। ठीक है, अब जो हमारे पास सीपीसी है, इस सीपीसी के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे वो ये पूछे कि एज पर सेक्शन 2 सीपीसी, और जो है जो आपका डिग्री है उसके अंदर प्रिलिमिनरी भी आती है, फाइनल भी आती है। अब वहाँ पर अगर आपसे किसी भी ऐसे किस्म का सवाल आता है जिसका जवाब आप अगर जहन पे जोर दें तो आप कहेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब डिग्री होगा। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, फिर वो आपसे कह रहा है मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which means for the regards of the court expressing conclusively dash the rights। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि infringe the rights, या फिर determines the rights, या collect the rights। तो यहाँ पर वर्ड अगर देखा जाए तो डिटरमाइन भी सही है, और साथ ही साथ जो है कलेक्ट भी सही है। लेकिन उसने क्या पूछा, एज पर सेक्शन 2, तो आपने कहाँ जाना है, सिर्फ और सिर्फ बुक पर ही फोकस रखना है, सिर्फ और सिर्फ बुक पर ही जो है ध्यान रखना है कि बुक में आपने क्या पढ़ा था। अंडरस्टैंड? अब जैसे कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि एक सवाल आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, एज पर आर्टिकल 10A। अब जो आर्टिकल 10 है वो आप ये बताएं कि ये कैसा राइट है, ये डिटरमाइन करता है आपके सिविल राइट को, फंडामेंटल राइट को, या फिर क्रिमिनल राइट को, या फिर जो है नन ऑफ दिस। तो अक्सर मैं कहता हूँ 98% स्टूडेंट्स ने कौन सा सवाल सही किया, फंडामेंटल राइट्स। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि आर्टिकल 10A किस बारे में, उसने आपसे ये पूछा एज पर आर्टिकल 10A। तो मतलब कि आप कहाँ जाएं, आप जाएं आर्टिकल 10A की डेफिनेशन पर। जब आप आर्टिकल 10A की डेफिनेशन पर गए तो वहाँ पर आपको वर्ड क्या मिला, सिविल राइट्स का। तो खैर कहने का मकसद क्या, आपने फोकस किस पर करना है, बैरक्स पर, टोटली बैरक्स पर ही फोकस करना है। छोड़ दें सारी की सारी गाइड हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपके कंपोजिट पेपर्स हैं, जो भी आपके पास गाइड हैं, सबको जो है एक तरफ कर दें और बैरक्स को उठा के अपने सामने रख लें। अगर आज हम कंप्लीट सीपीसी पढ़ रहे हैं तो सीपीसी की कंप्लीट बैरक कंप्लीट बुक आपके सामने होनी चाहिए। कल अगर हम क्यूएसओ पढ़ेंगे तो क्यूएसओ की कंप्लीट बुक आपके सामने होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको, आप जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ तो आपके सामने वो डेफिनेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स जैसे ही आप देखेंगे तभी आप जो है फोकस कर पाएंगे। तो खैर डेफिनेशन पर जब हम आए तो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले क्या आया, कोड आया। अब उसने कहा कि कोड इंक्लूड्स। जब उसने ये बात की कि कोड इंक्लूड्स, तो जाहिर सी बात है कोड के अंदर तो रूल्स भी आ गए, कोड के अंदर तो सेक्शंस भी आ गए, कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई। लेकिन जब उसने ये कहा एज पर सेक्शन 2 सब क्लास 1 कोड इंक्लूड्स, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किस चीज़ के बारे में, डिग्री के बारे में।
अब डिक्री के बारे में ये कहता है कि डिक्री कितने किस्म की होती है। डिक्री होती है दो किस्म की, एक होती है प्रिलिमिनरी, एक होती है फाइनल, और एक होती है पार्शियली प्रिलिमिनरी पार्शियली फाइनल। अब डिक्री की जो डेफिनेशन है वो भी याद रख लें, ऑर्डर की डेफिनेशन वो भी जहन नशीन कर लें, और साथ ही साथ जजमेंट की डेफिनेशन भी याद रख लें। ये तीनों की तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों की तीनों डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन आपसे वो पूछ सकता है, मतलब कि आपको वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए। कह रहे डिक्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which as far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties। अब अगर वो ये कहता है कि एज पर सेक्शन 2 और उसने सब सेक्शन नहीं बताया तो कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, तो अगर आप देखें तो फिर वो जो है आपको ऑर्डर भी बता रहा है, वो डिक्री भी बता रहा है। तो आपने ये देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है आगे। अगर उस वो ये बात कहे आपसे विच इज़ नॉट अ डिक्री तो वो ऑर्डर है, ठीक है। अगर वो आपसे कहे विच इज़ नॉट अ डिक्री तो वहाँ पर आपने आंसर क्या करना है, ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स। तो यहाँ पर ये वर्ड मिस कर सकता है एनी का, तो आपने वर्ड बाय वर्ड देखना है। कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। कह रहा है कि डिक्री जो है वो डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज को। तो डिक्री कितने किस्म की, एक प्रिलिमिनरी और एक आपकी फाइनल आ गई। फिर आगे उसने क्या कहा, आगे उसने कहा कि एक और किस्म की डिग्री भी है जिसको हम कहते हैं डीम्ड डिग्री। अब ये डीम्ड डिग्री क्या होता है, डीम्ड डिग्री के लिए आपने वर्ड क्या याद रखना है कि इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। अब अगर आपसे वो पूछे कि डेट द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डैश, ठीक है, और आगे आगे वो आपको ऑप्शन दे दे प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्शियली प्रिलिमिनरी, पार्शियली फाइनल, या फिर डीम्ड डिग्री, तो इसका आंसर क्या है, डीम्ड डिग्री। अब ये डीम्ड डिग्री क्या होती है, डीम्ड डिग्री यानी कि वो डिग्री है नहीं लेकिन उसको डिग्री जैसा समझा जाए, ठीक है। उसके बाद एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। कह रहा है कि जो एडजुडिकेशन हो जिसके खिलाफ अपील लाए करे, या फिर कोई ऑर्डर हो डिसमिसल ऑफ फ्रॉड का, वो भी डिग्री है। फिर उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि डिग्री का जो सब सेक्शन है वो क्या है, 2 सबसेक्शन 2। फिर उसके बाद जब हम ऑर्डर की तरफ आएंगे तो ऑर्डर का क्या है, 2 सबसेक्शन 14, और जो आपका जजमेंट है इसका क्या है, इसका है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। तो ये सब सेक्शंस भी आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन ही कॉपी पेस्ट करके दे दे और साथ ही आपसे पूछे कि ये डिक्री है, ऑर्डर है, जजमेंट है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 अगर वो पूछता है तो वो क्या है, वो आपका जजमेंट है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 है तो वो ऑर्डर है, और एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है तो वो फिर क्या है, वो आपका डिक्री है। फिर अगर हम पार्टीज ऑफ डिक्री की बात करें, पार्टीज ऑफ डिक्री, कि डिक्री के अंदर पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर, ठीक है। क्या है, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर। इसके लिए आपने सबसेक्शन कौन कौन से, सबसेक्शन 3 है और एक आ जाता है जजमेंट डेटर सबसेक्शन 10। तो इसका क्या है, सबसेक्शन 3 आ गया, इसका सबसेक्शन 10 आ गया। अब कह रहे हैं अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड। डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड। ऐसा कोई शख्स जिसके फेवर में डिक्री पास हो चुकी है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिक्री होल्डर। अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिग्री हैज बीन पास, तो फिर उसका क्या आ जाएगा, जजमेंट डेटर, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने इस तरीके से याद रख लेनी है। फिर उसके बाद कह रहा है डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोई भी ऐसा इलाका, लोकल लिमिट्स बताए जो कि जुरिस्डिक्शन बताए किसी भी सिविल कोड की या फिर उसकी उस सिविल कोड के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक डिस्ट्रिक्ट है। फॉरेन कोड या फिर फॉरेन जजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो फिर यानी कि कोई भी ऐसी कोड जो कि आउट ऑफ द कंट्री हो। वर्ड क्या याद रखना है, नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के तहत जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश ना हो चुकी हो। गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द
फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज बाय दिस कोड। अब कह रहा है कि गवर्नमेंट प्लीडर कौन सा होता है? सरकारी वकील, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, और अकॉर्डिंग टू दिस कोड यानी कि सीपीसी के तहत उसको जो है बताया जाए कि वो कौन कौन सा काम करेगा, कौन कौन सा वर्क परफॉर्म करेगा। उसके बाद जज, अब यहाँ पर जज की डेफिनेशन कुछ और है, पीपीसी के अंदर डेफिनेशन कुछ और है। आपने ये देखना है कि आप कौन सा पोर्शन कर रहे हैं, सीपीसी का कर रहे हैं, पीपीसी का कर रहे हैं, या फिर सीआरपीसी का कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जज की बात आएगी तो जज की डेफिनेशन क्या आएगी? जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। अब कह रहा है कि जजमेंट वो होती है जो कि स्टेटमेंट दी गई हो जज के जरिए से, लेकिन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री। जजमेंट डेटर को उर्दू में कहते हैं मुद्दइयों ने डिक्री, जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ? अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन। मरे हुए शख्स की कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसको जो रिप्रेजेंट करे उसको हम कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ज़रूरी नहीं है कि वो औलाद में से ही होगा, वो कोई वकील भी हो सकता है, कोई उसका अटॉर्नी वगैरह भी हो सकता है। मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? अब ये मीन्स प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स प्रॉफिट के अंदर प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स, मीन्स इसको मैसनी प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? मीन्स प्रॉफिट। क्या है? मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन पढ़ा इसको अगर आप वर्ड को देखेंगे तो वो वहां पर है मैसनी प्रॉफिट। ठीक है, तो मीन्स प्रॉफिट के अंदर उसने क्या कहा कि कोई ऐसा प्रॉफिट हो, क्या हो? कोई ऐसा प्रॉफिट ऑफ विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, कोई ऐसा शख्स जो कि पहले कहां पर था? रॉन्गफुल पोजीशन के अंदर था। of such property actually received or might with ordinary diligence have received together with the interest of profits but shall not include। यहाँ पर शल का वर्ड है, तो आपने अगर मीन्स प्रॉफिट याद रखना है तो आपने मे शल की जहाँ बात होगी वहाँ पर आपने ये याद रखना है कि मे कहाँ पर यूज़ हो रहा है, शल कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर शल यूज़ हो रहा है, तो मीन्स प्रॉफिट के लिए शल का वर्ड यूज़ याद रखना है। ठीक है, प्रॉफिट्स ड्यू टू द इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। अब कह रहा है कि कोई ऐसा शख्स जो कि रॉन्गफुल पोजीशन के अंदर है और वो मुसलसल उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाता रहा है, तो फ़ायदा उठाने के बाद वो प्रॉपर्टी किसी और की निकली, तो वो जो शख्स है, जो एक्चुअल ऑनर है, वो उसके खिलाफ मीन्स प्रॉफिट का मुकदमा कर सकता है कि आज तक जितने भी इसने फ़ायदे उठाए ज़मीन से, आइदर वो पैसों की सूरत में हो, आइदर वो फसल की सूरत में हो, तो वो भी साथ ही साथ मुझे चाहिए। ठीक है, अब वो जो फसल वगैरह की जहाँ तक बात है, वो क्या है? वो उसका प्रॉफिट उसने गेन किया उस प्रॉपर्टी में से, तो उसको हम क्या कहेंगे? मीन्स प्रॉफिट। इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 याद रख लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है? अगर आपके पास टाइम है, अगर आप देखते हैं कि मैं जो है कंटिन्यूसली तैयारी करता हुआ आ रहा हूँ, तो साथ ही साथ आप ये भी करते जाएं, जैसे जैसे बुक हम रीड आउट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जो है अपना सिलेबस कवर करते जाएंगे, आपने ये देखना है कि जहाँ पर मे का वर्ड यूज़ हो वहाँ पर आपने ग्रीन हाईलाइटर यूज़ कर लेना है, जहाँ पर आपका शल वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पर आप जो है ऑरेंज हाईलाइटर यूज़ कर लें। इससे क्या होगा? जब लास्ट डे बचेगा फिर आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, एक किस्म का रट्टा मार लें लास्ट डे पे कि जो मे और शल वाले वर्ड हैं वो कौन कौन से सेक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। अंडरस्टैंड? इससे फिर ये होगा कि क्योंकि आपने देखा है कि प्रीवियसली जितने भी टेस्ट हैं, लास्ट टाइम जो 2 टेस्ट हुए उसके अंदर मे और शल ज़्यादा बार पूछा गया, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि वो पूछ ले आपसे मे और शल का यूज़, और एनी का वर्ड भी देख लें कि एनी का वर्ड कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्चुअल जो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है पर्टिकुलर, वो आपको कहाँ से मिलेगी? जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो जब हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ा तो वहाँ पर उसने ये कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। खैर इतना डीप में नहीं जाते क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ लॉ गेट की तैयारी करनी है। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स। तो क्या है वर्ड? क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स। जो फसलें हैं,
जो उगती हुई फसलें हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, फसलों को निकाल देते हैं और उसको हम अपने डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होंगी। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन हुआ, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है ऑर्डर के बारे में। अब जो ऑर्डर है इसके अंदर भी आप याद रखें कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ही है, डिक्री भी क्या थी, फॉर्मल एक्सप्रेशन, ऑर्डर भी क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो ये जो ऑर्डर है ये भी क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन। बट आपने याद ये रखना है कि जो ऑर्डर है इसके अंदर एक वर्ड आपको मिलेगा विच इज नॉट अ डिक्री। तो जहां पर उसने वर्ड ये यूज़ किया कि एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा फैसला जज का दिया गया जो कि डिक्री नहीं है। जब डिक्री नहीं है तो फिर क्या होगा, देखें डिक्री के अंदर तो वो ये कह रहा था कि एडजुडिकेशन ऑफ द विच एडजुडिकेट्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। जहां पर राइट्स ऑफ द पार्टीज की बात आई तो वो तो डिक्री हो गया। जहां पर ऑर्डर की बात आई स्पेसिफिक, तो उसने ये कहा इट इज़ आल्सो एन फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज़ नॉट अ डिक्री। जब उसने ये कहा विच इज़ नॉट अ डिक्री, तो फिर वो क्या है, वो आपका ऑर्डर बन जाएगा। अदालत के अंदर जितने भी फैसले, जज साहब ने ये कहा कि भाई आप जो है ये कल जो है आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना, ठीक है, आज ये जो एप्लीकेशन देते हैं, किसी भी कोई भी मिसलिनियस एप्लीकेशन दे दी जज साहब को, तो मिसलिनियस एप्लीकेशन के बाद जो ऑर्डर पास हुआ उसको भी हम ये कहेंगे कि वो एक ऑर्डर था। इसी तरीके से जब आपने एडजर्मेंट की एप्लीकेशन दी, एडजर्मेंट की एप्लीकेशन देने के बाद जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये जो है अब केस जो है इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 24 अक्टूबर है या 24 नवंबर है। अब ये जो जज साहब ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। लेकिन डिक्री का मतलब क्या होता है, डिक्री का मतलब स्पेसिफिक वो होता है कि जब जज साहब ये कहें कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी पोजीशन आप इसको दे दें, इसकी पोजीशन आप डिफेंडेंट को दे दें, ठीक है। अब जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी। ये क्या हो गई, प्रिलिमिनरी डिक्री। फाइनल डिक्री तब पास हुई जब सारे एविडेंस चल गए, जब सारा का सारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया, एट द एंड जज साहब ने ये कह दिया कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, बिलोंग्स टू मिस्टर ए, तो वो फाइनल डिक्री पास हो गई। ये सिंपल डिफरेंस है डिक्री और ऑर्डर में। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो इसका जो डिटेल लेक्चर है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप अच्छे से सुन लीजिएगा। नियर अबाउट कोई 30 मिनट्स का लेक्चर है, उसको जब आप सुनेंगे तो आपको ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लियर हो जाएगा डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट का। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है प्लीडर की। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन। अब यहाँ पर एनी का वर्ड यूज हुआ, अब फॉर एग्जाम्पल एनी को हटा दें, प्लीडर मीन्स डैश पर्सन, लीगल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर एनदर इन कोर्ट। यानी कि प्लीडर वो है जो कि वकील हो सकता है, जो कि किसी और की बिहाफ में प्लीड करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लीडर कहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड, जब प्रिस्क्राइब की बात करेगा वो तो आपने याद रखना है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। उसके बाद क्या, पब्लिक ऑफिसर। अब ये पब्लिक ऑफिसर क्या है, पब्लिक ऑफिसर मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर जो पब्लिक ऑफिसर है पीपीसी के अंदर वो पब्लिक सर्वेंट है, ये आपने याद रख लेना। पीपीसी के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। इसके अंदर स्पेसिफिक डेफिनेशन बताई गई, जज हो गया, 17 ग्रेड का ऑफिसर हो गया, या फिर जितने भी आपके कोड ऑफ जस्टिस कोड के अंदर जितने भी आपके ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। उसके बाद एवरी पर्सन हु होल्ड्स द ऑफिस विर्च्यू इन पावर्ड कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। तो जो किसी को कन्फाइन कर सकें लीगली, और फिर सारे के सारे उसने डेफिनेशन क्लियर कर दी। फिर उसके बाद रूल मेकिंग जो पावर्स हैं वो सेक्शन 122 के अंदर बताया गया कि जो रूल मेकिंग पावर हैं वो किसके पास है, वो हाई कोर्ट के पास। कंसर्न हाई कोर्ट जो है आपकी, वो रूल मेकिंग पावर रखती है कि आपको वो क्या करे, वो रूल बना सके। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका साइन। अब यहाँ पर साइन की जहाँ पर बात आएगी तो साइन के अंदर क्या है, साइन मीन्स कि साइन बाय द जज, यानी कि साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द जज। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर लें। ब्रेक के बाद हम जो है कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस को, फिर उसके बाद हम जो है ऑर्डर्स क्लियर करेंगे। अब जी सवाल था।